हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने सेकंड चैप्टर का वो पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब आइए हम सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ठीक है। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण में हम घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं हम पढ़ चुके हैं। प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों द्वारा पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पृथक करने के लिए सबसे प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई मिश्रण है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा कोई मिश्रण है, इसमें क्या है, 2-3 घटक हमारे मिले हुए हैं, ठीक है। 2-3 घटकों से मिलकर हमारा मिश्रण बना हुआ है। तो इनके घटकों का पृथक्करण करने का मतलब क्या है कि हम क्या करें, इनके घटकों को अलग अलग कर दें। प्रायः अगर ये विषमांगी मिश्रण है कि जैसे कि हम पदार्थ को देख सकते हैं, अपने हम दोनों तीनों जो हमारे घटक हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनको हम छान कर या किसी भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। हाथों से चुनकर या छान कर इनको हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। लेकिन समांगीय मिश्रण, जिसमें हम क्या करते हैं कि देख नहीं सकते कि हमारे जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, और जो हमारे खुली आंखों से हमको नहीं दिखते, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। और उन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, पदार्थों को पृथक करते हैं। पहले तो इसमें जो 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 2-3 घटक होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग पृथक कर लेंगे, ठीक है। तो यही विधि हमारी क्या है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है। यही हमको पढ़ना है। पृथक करने से हमें लाभ क्या होता है, मिश्रण के घटक, प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। जैसे कि हमें पता चल गया कि इसमें हमारे कौन कौन से घटक हैं, तो उसका प्रयोग करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटक मतलब जो डाई हमारा होता है, उसको नीले अथवा काले रंग की स्याही से हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। पहले क्या ले लें, आधा बीकर जल ले लें। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रख दें। कुछ बूंदें स्याही की वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही का प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करते। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास वाष्पीकृत हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता, हम उसे तब तक गर्म करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमने क्या किया कि डाई को स्याही से पृथक करने के लिए क्या किया, एक विधि प्रयोग में लाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक बीकर है जिसमें हमने क्या भरा हुआ है, आधा बीकर जल भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर वॉच ग्लास रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, वॉच ग्लास, ये हमने रखा हुआ है। तो इसमें जब हम जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाष्प बनेगी। ये वाष्प क्या होगी, हमारे जो वॉच ग्लास है उसको क्या करेगी, गर्म करेगी। तो जो हमारा स्याही रखा हुआ है वॉच ग्लास पे, ये आपको क्या रखा हुआ है, स्याही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्याही क्या होगा, इसमें से जो हमारा डाई था क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, ठीक है। हम तब तक ऐसा करते हैं जब तक क्या होता है, ये हमारी वाष्प बनती रहती है। जब वाष्प बनना बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गर्म करना बंद कर देते हैं, ठीक है। हम पाते हैं कि स्याही जल में एक रंग का मिश्रण है। इस तरह हम विलायक से विलेय क्या कर लेते हैं, पदार्थ को वाष्पीकृत विधि द्वारा पृथक्करण कर लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि होती है, वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या होता है, हम विलायक क्या था हमारा, स्याही, और विलेय क्या था, डाई की मात्रा कम थी और विलायक की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, विलायक से जो है विलेय पदार्थ की वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर लिया, ठीक है। अगला हम देखते हैं, दूध को क्रीम से कैसे पृथक्कृत करते हैं। तो दूध से जो हमारा क्रीम है उसको कैसे पृथक किया जाता है। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में विभिन्न मात्रा में वसा होती है। इन सभी प्रकारों में क्या होता है, भिन्न भिन्न मात्राओं में वसा की उपलब्धि होती है, ठीक है। इसका क्रियाकलाप हम कैसे करते हैं, एक परख नली में दूध की थोड़ी मात्रा ले लें, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध ले लें, ठीक है। एक परख नली में क्या करें, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध ले लें। अब आपको क्या करना है, आप केंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से आप क्या समझते हैं, जिस जिस आप घर में देखा होगा कि एक लकड़ी का बना हुआ क्या होता है,
ऐसे आकार का एक यंत्र होता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, दूध को मथते हैं, मीन्स माठा बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिखने वाला आपके पास लकड़ी का होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जैसे कि आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, सेक्शन कटे होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अपकेंद्री यंत्र इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रयोग आप घर पे रसोई में कर लें, जिसे मथनी या मिक्सा भी कहते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया मथनी कैसा दिखता है। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ पर जाएं और पूछें कि क्रीम से दूध कैसे पृथक होता है, वे दूध से क्रीम पनीर कैसे बनाते हैं। तो हमें क्या मिला, जब हमने क्या किया, एक परख नली में क्या किया, क्रीम युक्त हमने दूध ले लिया और उसमें क्या किया, मथनी लगाया और उसको क्या किया, ऐसे घुमाते रहे, ठीक है। जब हमने दूध में उसको घुमाना चालू किया और इसमें क्या है, क्रीम युक्त दूध भरा हुआ है और हमने क्या किया, मथनी लगा के घुमाया, ठीक है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी छानक पत्र से आप क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, लेकिन जब इससे भी छोटे हो जाएं, इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। अपकेंद्रण मैंने आपको बताया कैसे होता है कि परख नली में आपने क्रीम युक्त दूध ले लिया और उसमें क्या किया, मथनी लगा के उसको घुमाया, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया घुमाने के लिए, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। हमारा भारी कण होगा दूध में, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्का कण होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अनुप्रयोग, इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस विधि का जो मैंने आपको विधि बताई कि एक परख नली में अपना मिश्रण ले लीजिए और उसे क्या करिए, मथनी लगा के जब मथनी को घुमाएंगे तो भारी कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस विधि का प्रयोग होता है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, ठीक है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। तो कपड़े धोने की मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग होता है। अब अगला देख लीजिए, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। जैसे कि दो, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें हमने क्या मान लिया, इसमें जल मान लिया और क्या मान लिया, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ये दोनों क्या है, जल में अघुलनशील है। तो ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, इसमें क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक है, और ये क्या ले लिया, केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल क्या है हमारा, या मिट्टी का तेल क्या है, जल में अघुलनशील है। तो इन दोनों पदार्थों को हम कैसे पृथक करते हैं। तो आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल और जल को कैसे पृथक्कृत किया जाता है, ठीक है। तो कैसे पृथक्कृत किया जाता है, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक क्या करें, पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल जो है तेल से पृथक्कृत होकर उसकी परत तैयार हो जाए। पृथक्करण के कीप स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कार्क बंद कर दें, ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या है हमारा, ये एक पृथक्करण कीप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पृथक्करण कीप है। इसमें हमने क्या किया, मिट्टी का तेल और जल भर दिया, ठीक है। तो जब हमने मिट्टी का तेल और जल इसमें भर दिया तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं, इसे क्या कहा आपको, शांत छोड़ दीजिए, मतलब इसे स्थिर छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आपने इसे स्थिर छोड़ा तो क्या हुआ, जल की परत और ये केरोसिन ऑयल की परत, ये दोनों परतें क्या हो गई, अलग अलग, ठीक है। अब जब ये परतें अलग अलग हो गई तो आपको आपको क्या कहा है, स्टॉप कार्क ये लगा हुआ है, इसको खोल दीजिए। तो जब आप स्टॉप कार्क को खोलेंगे तो यहाँ से जल क्या होगा, नीचे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जल यहाँ से नीचे निकलना शुरू हो जाएगा तो ये केरोसिन ऑयल की परत भी क्या होगी, नीचे आने लगेगी। तो जब जब क्या हो, पूरा जल निकल जाए, ठीक है, स्टॉप कार्क तब तक खोले रहिए जब तक क्या हो, पूरा जल हमारा निकल जाए। जब क्या हो, केरोसिन ऑयल हमारा ये नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, तब आप क्या करिए, स्टॉप कार्क बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो जल और केरोसिन ऑयल है ये हमारा पृथक्कृत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जल में अघुलनशील है। इसका अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका अनुप्रयोग तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रणों को, तो जो तेल और जल होता है ये अघुलनशील मिश्रण है, इसको पृथक करने में होता है, ठीक है। धातु शोधन के दौरान लोहा पृथक करने में इस विधि का हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी से निकला इस सतह पर पिघली हुई लोहा शेष रह जाती है। जैसे कि ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या, धातुमल
जो हल्के होते हैं धातुमल वो जमा हो जाते हैं जब हम धातुओं को शुद्ध करते हैं। तो ऊपर क्या होता है, धातुमल जमा हो जाता है, और नीचे क्या होता है, नीचे हमारे पिघली हुई धातु रहती है, पिघला हुआ लोहा रहता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कार्क लगा के इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ऊपर हमारा क्या बच जाता है, धातुमल हमको बच जाता है, जिसका यूज नहीं होता। ठीक है, अगला आपको क्या दिया हुआ है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि में क्या था कि जो हमारा ठोस था वो क्या था, सीधे सीधे क्या है, गैस में परिवर्तित हो जाता था बिना द्रव में परिवर्तित हुए। ठीक है, ये हमारी विधि क्या कहलाती थी, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती थी। तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का, जैसे कि आपको दिया ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा यहाँ का आपको दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक को पृथक करना। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ के बाद आपको दिया हुआ इस प्रकार उन मिश्रणों को जिसमें ऊर्ध्वपातिक हो सकने वाले अवयव हों तो को ऊर्ध्वपातित न होने के पूर्व अशुद्धियों को इस प्रक्रम में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये क्या है, ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड हमारा हो गया, नेप्थलीन हो गया, कपूर हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। तो जिसमें ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हों उनको क्या करें, ऊर्ध्वपातन विधि से क्या किया जाता है, पृथक्कृत किया जाता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कपूर की वाष्प है। ये क्या, कपूर और नमक का मिश्रण है। कपूर और नमक का मिश्रण हमने क्या किया, एक बीकर में ले लिया और इसको क्या किया, हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया। जब हम यहाँ से इसको हीट देने लगे तो ये क्या हुआ, जो कपूर इसमें था वो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातित हो गया, सीधे क्या हुआ, गैस में बदल गया। और हमारा क्या हुआ, जो नमक था वो यहाँ पे बचा रहा। ठीक है, चीनी मिट्टी की प्याली है, ठोसकृत कपूर है, उल्टी रखी कीप है, और क्या है, रुई का प्लग है। प्लग हमने रुई का यहाँ से बंद किया हुआ ताकि जो हमारी कपूर है वो क्या हो, बाहर न जाए। तो यहाँ से क्या होता है, ठोसकृत कपूर है। तो कपूर और नमक हमने क्या किया, इस विधि से अलग कर लिया। जो हमने गर्म किया इसको कपूर और नमक के मिश्रण को, तो कपूर हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित, और नमक हमें यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग की है। तो जो काली स्याही होती है उसमें क्या डाई एक ही रंग की होती है, उसमें तो कई रंग की डाइयाँ मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, छानक पत्र से एक पतली परत लें। ठीक है, छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले सिरे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर तक पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार या बीकर या परखनली में जल लें। अब इसे क्या करें, छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, क्या करें, सावधानी पूर्वक देखें और अवलोकन को लिखें। ये क्या है, एक छानक पत्र है, इस पे क्या करें, हमने पेंसिल से एक रेखा खींच ली। ठीक है, स्याही का निशान, ये आपको क्या मिल गया, स्याही का निशान अपने छानक पत्र पे मिल गया। हमने क्या किया, पेंसिल से एक रेखा खींच ली। ठीक है, तो अब क्या किया, कागज की एक छड़ ले ली, कागज की क्लिप, जार, छानक पत्र, स्याही का निशान और जल, ये हमने ले लिया। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही जैसे कि आपको दिखाया गया चित्र में हमने उसकी व्यवस्था कर ली। तो ये क्या है, ये है क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान इकाइयों को पृथक करना। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याहियों में विद्यमान डाइयों को पृथक करने की ये विधि है। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें क्या है, जल विलायक के रूप में है और डाई क्या है, विलेय के रूप में। जो स्याही हमने प्रयोग की है उसमें क्या है, जल जो है विलायक के रूप में है और डाई हमारा क्या है, विलेय। मैंने आपको पहले बताया डाई कम मात्रा में होती है तो डाई क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, तो जैसे कि जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, तो जल हमारा क्या है, जब छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। जो हमारा जल क्या है, ऊपर अग्रसर होगा। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या करेगा, डाई के कणों को भी ले लेगा। यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंगों वाला घटक जो कि जल में अघुलनशील है, अधिक घुलनशील है, वो तेजी से ऊपर उठता है और जो इन प्रकार के रंगों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है
और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। ठीक है, तो जो डाई होता है उस जल में, जल के साथ जो डाई हमारा विलेय होता है वो क्या होता है, ऊपर उठता है। जल के साथ जब जल हमारा ऊपर उठता है तो क्या होता है, डाई भी ऊपर उठता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रंग अधिक घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, जल के साथ तेजी से ऊपर उठने लगते हैं। कम घुलनशील होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उठते हैं। और जो अधिक घुलनशील होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी से ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रंगों को अलग कर सकते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में, रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। ठीक है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकों में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुप्रयोग, ये हमारे क्रोमेटोग्राफी का जो है अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो डाई के रंगों से पृथक करने में। ठीक है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को, ड्रग्स को पृथक करने में। ठीक है, इन 3 जगह हमारा क्या होता है, इन विधियों का प्रयोग होता है, इन विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, द्रव है, द्रव का मिश्रण, दोनों क्या है, एक दूसरे में घुलनशील हैं, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं, वो हमें अब देखना है। ठीक है, तो कैसे, क्या प्रयोग है, आइए हम एसीटोन और जल उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। एसीटोन और जल क्या है, ये एक दूसरे में घुलनशील है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, एक दूसरे में पृथक करना है। तो मिश्रण को आसवन फ्लास्क में डालें, इसमें क्या है, एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। ये आपको क्या है, ये आपकी प्रयोग विधि है। यहाँ पे क्या है, एक आसवन फ्लास्क है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, हमारा क्या है, आसवन फ्लास्क है। इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, जल और एसीटोन, ये क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, आसवन फ्लास्क में हमारा क्या है, जल और एसीटोन भरा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है। ये हमारा क्या स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हमारा जल संघनक है। यहाँ पे क्या है, ठंडा जल इंटर हो रहा है, और जो है गर्म जल क्या है, जल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वाष्प जाती है, जल संघनक का कार्य क्या होता है, वाष्प को द्रव में बदलना। तो यहाँ पे जब ठंडा वो होगा, ठंडा जल होगा, तो ये क्या करेगा, वाष्प को द्रव में बदलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है, संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने में इस बर्तन में एकत्रित किया जाता है, जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। तो हम ये विधि देख लेते हैं कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नीचे से हीट देते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या है, जल और एसीटोन का मिश्रण हमारे फ्लास्क में भरा हुआ है। जब हम इसको हीट देते हैं तो एसीटोन क्या हो जाता है, एसीटोन हमारा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक कितना होता है, एसीटोन के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। इसलिए एसीटोन क्या होता है, पहले ही वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, जल हमारा जल ही रहेगा, और एसीटोन क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा। तो जब एसीटोन हमारा वाष्प में बदलता है तो इसको क्या कहते हैं, इस नली द्वारा ये कहाँ जाता है, जल संघनक में। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ठंडा जल होता है। ठीक है, शीतल जल यहाँ से इंटर हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, जल निर्गत हो रहा है। तो जब यहाँ पे ठंडा जल भरा होता है तो ये हमारी जो वाष्प होती है, एसीटोन की वाष्प, जब ये ठंडे जल के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बल्कि इसका वातावरण क्या हो जाता है, चारों तरफ से इस नली का ठंडा हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, एसीटोन जो होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सारी एसीटोन निकल गई, यहाँ पे जल बच गया, और यहाँ पे हमारा इसमें क्या बच गया, एसीटोन बच गया, द्रव एसीटोन। ठीक है, ये हमारी पूरी विधि है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई वो कौन सी विधि है, आसवन विधि है। इसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबले हुए, जिनके घटकों का क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। जिनके क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, तो एक क्या होगा,
एक पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, बाद में वाष्पीकृत होगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक अंतर 25 के से कम होता है, ठीक है, 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का, सामान्य आसवन विधि का उपयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या है, क्वथनांक का अंतर बहुत कम है। ठीक है, दोनों एक साथ क्या होंगे, वाष्पीकृत होने लगेंगे। तो इसके लिए कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों के पृथक्करण के लिए इसका उपयोग साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच क्या होता है, प्रभाजी स्तंभ होता है। ठीक है, जैसे विधि थी वैसे ही रहेगी, इसमें क्या हो जाता है, बस खाली प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग हो जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी रहती है। यह टुकड़े वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो प्रभाजी स्तंभ ये ठंडा होने के लिए क्या करता है, सतह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सेम विधि वैसे ही है। ठीक है, पूरी विधि क्या है, वैसे ही है, बस खाली यहाँ पे क्या है, प्रभाजी कॉलम का उपयोग हो गया है। ये हमारा क्या है, प्रभाजी कॉलम। जब यहाँ से हम हीट देंगे, आसवन फ्लास्क में मिश्रण है, ये मिश्रण क्या होगा, यहाँ पे वाष्प के रूप में जाएगा। वाष्प के रूप में तो पहले कहाँ जाएगा, पहले पहले तो संगणक में जाता था आसवन विधि में, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले प्रभाजी कॉलम में जाएगा। यहाँ पे शीशे की क्या रखी होती हैं, टुकड़े रखे होते हैं जो क्या करते हैं, वाष्प को सतह प्रदान करते हैं। फिर ये वाष्प कहाँ जाती है, जल संगणक में। यहाँ पे हमारा शीतल जल होता है जो कि हमारे वाष्प को क्या करता है, द्रव में बदल देता है। यहाँ पे शुद्ध द्रव घटक, एक घटक ये हो गया और एक घटक यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा वायु होता है उससे गैसों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वायु क्या है, एक समांगीय मिश्रण है, इनके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु के घटकों को किस विधि द्वारा करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। सामान्य आसवन विधि द्वारा हम वायु के घटकों को पृथक नहीं कर सकते, इन्हें किस विधि द्वारा करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ये विधि हमारी क्या होती है, ये वायु है, दाब बढ़ाकर ताप कर करके हम क्या करते हैं, वायु को संपीड़न करते हैं, फिर ठीक है तथा ठंडा करना। ये हमारा क्या हो गया, द्रवीय वायु हो गया। तो गैस हमारा द्रव में कब बदलता था, जब हम इसका क्या कर देते थे, टेम्परेचर ठीक है कम कर देते थे, प्रेशर क्या है बढ़ा देते थे। दाब हम क्या करते थे, बढ़ा देते थे, टेम्परेचर क्या करते थे, उसका ताप क्या करते थे, कम कर देते थे। ठीक है, टेम्परेचर कम और प्रेशर हम ज़्यादा कर देते थे, तो हमारा गैस क्या है, द्रव में बदल जाता था। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही करना है, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके हम क्या करते थे, द्रव को संपीड़न कर लिया तथा ठंडा कर लिया, तो ये हमें क्या बन गया, द्रवीय वायु मिल गई। ठीक है, हमने वायु को क्या किया, द्रव में चेंज कर लिया गैस को। प्रभाजी कॉलम आसवन विधि द्वारा क्या है, वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को गर्म करते हैं। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या होती है, हमारी जो भिन्न भिन्न गैसें वायु में होती हैं वो क्या होती हैं, पृथक होने लगती हैं। तो सबसे पहले कौन सी होगी, सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि इसका क्या होता है, क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या है, ऑक्सीजन पृथक होगी, फिर ऑर्गन, फिर क्या है, नाइट्रोजन, ये हमारी क्या है, और इनका प्रतिशत कितना होता है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% ऑर्गन होती है, और 78% कितना होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये हमारी वायु में उपस्थित होती हैं गैसें इस अनुपात में। सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन, आर्गन, फिर क्या है, नाइट्रोजन, ये सब क्या होंगी, हमारी वायु से अलग होने लगेंगी धीरे धीरे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ये हम विधि देख सकते हैं, वायु के घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारी पूरी क्या है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हम देखते हैं छानक और वायु, यहाँ से हमारी क्या हुई, वायु इंटर हुई, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुई, हमारे वायु का प्रवेश हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, वायु में दबाव में वायु क्या लगाया, दाब लगाया। दाब लगाने का मतलब हमने क्या किया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, उसका दाब बढ़ा दिया। यहाँ पे यहाँ से वायु आई, यहाँ से शुद्ध वायु इंटर हुई, यहाँ पे हमने क्या किया, उसका दाब बढ़ा दिया। अब क्या करना है हमें, फिर यहाँ पे जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका ताप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होगी, अधिक गैस मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, उसका दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, ताप भी बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो यहाँ से हमारी क्या हुई, अब वायु जो हमने यहाँ पे इंटर कराई थी वो हमारी गर्म वायु और संपीड़ित वायु, दाब लगाने पे वायु क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। तो गर्म और संपीड़ित वायु क्या हुई, यहाँ से अब जा रही है। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है जमा हुआ शीतल जल का निवेश, और यहाँ पे जल निर्गत, यहाँ पे क्या है, ठंडा जल आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से ठंडा जल आ रहा है, एक तरफ से निर्गत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, गर्म वायु आया, तो ये गर्म वायु जब इस ठंडे जल के पाइप के संपर्क में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता, यहाँ पे वातावरण क्या होगा, ठंडा होगा, तापमान हमारे गैस का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके हम क्या करते थे, द्रव को
वायु को द्रव में चेंज करते थे। ठीक है, गैस को द्रव में चेंज करने के लिए प्रेशर बढ़ा देते थे और तापमान कम कर देते थे। यहाँ से शीतल जल है तो यहाँ से गैस का तापमान कम हो जाएगा और यहाँ पे हमने क्या किया, दबाव लगाया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, शीतल संपीड़ित वायु। अब हमारी क्या हुई, शीतल संपीड़ित वायु यहाँ से जा रही है, जो हमारी संपीड़ित, और अब वायु ठंडी हो गई तो शीतल संपीड़ित वायु जा रही है। यहाँ पे पृथक करने के लिए लगा हुआ है, यहाँ से हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से पृथक हो जाती है। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो गई। अब हमारा क्या है, द्रवी वायु, जो द्रवी वायु है वो जा रही है विस्तारक टैंक से होते हुए। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन और आर्गन निर्गत हो गया। ठीक है, तो वायु से हमारा ऑक्सीजन और क्या हुआ, आर्गन निर्गत हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्या हुई, द्रवी वायु गई, यहाँ से CO2 पृथक हो गया। अब हमारे क्या बचा, ऑर्गन, नाइट्रोजन और क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। द्रवी वायु इस विस्तारक टैंक से जाती है यहाँ से होते हुए, फिर क्या होती है, नाइट्रोजन और आर्गन ने इससे निर्गत हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निर्गत हो जाते हैं तो बची क्या हमारी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आएगी वो क्या होगी, द्रवीय ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, वायु के घटकों का पृथक्करण करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि हम वायु में ऑक्सीजन गैस को प्राप्त दूसरी गैसों को पृथक करना होगा, द्रव वायु प्राप्त करने के लिए दबाव बढ़ा जाता है और तापमान घटाकर उसे क्या कर लेता है, ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। उस द्रव्य वायु गैस का प्रभाजी आसवन से धीरे धीरे स्तंभ क्या है, गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने वायु से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा अशुद्ध नमूना है तो हम शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम क्या है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लीजिए। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दीजिए। अशुद्धियों को क्या कर लीजिए, छान लीजिए। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट में घोल से वाष्पीकृत करें। ठीक है, ये क्या है, जल का भंडार। मान लीजिए कोई नदी है हमारा, ये कोई नदी है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, जल का भंडार आ रहा है ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए। जैसे कि हमारा कोई अगर जल में अशुद्धि या ठोस पदार्थ है जो जल में नीचे बैठ सकता है, वो तलहट टैंक से गुजरता है। ठीक है, तलहट टैंक से गुजरता है। अब यहाँ क्या हुआ, जो भारी अशुद्धियाँ थी वो निकल गई। अब हमारा द्रव क्या हुआ, दूसरे चैम्बर में है। यहाँ पे क्या है, भार टैंक। यहाँ पे निलंबित अशुद्धियों के लिए तलहट टैंक है। ठीक है, जो हमारी निलंबित अशुद्धियाँ हैं वो क्या है, इस टैंक में नीचे बैठ जाती हैं। अब हमारा क्या हुआ, द्रव आगे गया। यहाँ पे क्या हुआ, जल, बारीक बालू, कंकड़, मोटे कण, ये सब हमारे क्या हुए, यहाँ पे हैं छानक टैंक में। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल, बारीक बालू, कंकड़, ये सब हमारे क्या है, अलग हो जाते हैं। अब हमारा क्या है, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण। तो क्लोरोनीकरण हम क्या किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जल गया, बाकी हमारे क्या हुए, जो बारीक बालू कंकड़ थे ये सब निकल गए। यहाँ पे भारी कण निकल गए, यहाँ पे निलंबित कण निकल गए, यहाँ पे हमारे सभी अशुद्धियाँ निकल गई। यहाँ से हमारा क्या हुआ, शुद्ध जल गया। इसका हमने क्या किया, बैक्टीरिया उनको मारने के लिए क्लोरोनीकरण कर दिया, फिर हमारे घरों को क्या हुआ, जल चला गया। ठीक है, इस प्रकार जो है जल भंडारण से घरों को जल सप्लाई होता है। अब हम देख लेते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि को क्या कहा जाता है, भौतिक गुण कहा जाता है। ठीक है, रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, ये इनको क्या कहा जाता है, भौतिक गुण। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए हुए उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जलवाष्प को अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जो हमारा बर्फ होता है इसका फार्मूला भी क्या होता है, रासायनिक H2O। जो हमारा जल होता है इसका भी फार्मूला क्या होता है, H2O। जो वाष्प होती है गैस, इसका भी फार्मूला क्या होता है, H2O। इनकी भौतिक रूप तो अलग अलग हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन इनका रासायनिक रूप क्या है, रासायनिक रूप समान है। ठीक है, वही कह रहा है। जब जल तथा खाना पकाने वाले तेल, द्रव दोनों क्या है, द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। तो जो हमारा आता है गैस, गैस आता है खाना पकाने वाला, ये द्रव के रूप में रहता है। ठीक है, और हमारा जल, ये दोनों क्या है, द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक रूप क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, जल से हम क्या कर सकते हैं, खाना नहीं बना सकते। ठीक है,
इनकी गैस जल और ज्वलनशील में अंतर होता है। हम जानते हैं तेल हवा में जलता है, जबकि जल हम जानते हैं कि तेल क्या होता है, हवा में जलता है, जबकि जल क्या करता है, आग बुझाता है। दोनों द्रव हैं लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तेल का यह रासायनिक गुण जल में इसके अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की क्रिया करने में अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जब जलती है उसमें क्या होता है, जैसे कि मोमबत्ती है, इसका आकार भी कम होता रहता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं तत्व क्या होता है। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लवाइरिज ने सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग किया। ठीक है। इनके अनुसार तत्व वह पदार्थ का मूल रूप है जिसे क्या किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या है, द्रव पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व हमारा जो है, तो कोई पदार्थ है तो तत्व क्या है, उसका वह मूल रूप है जिसको क्या किया जाता है, अन्य रासायनिक प्रकृति। तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तो जैसे कि हमारा पदार्थ हो गया, ये क्या होगा, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होगा। ठीक है। इसमें कई प्रकार के तत्व होंगे। तो तत्व हमारा क्या है, वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि पदार्थ है, यह सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होगा। ठीक है। इसमें कई प्रकार के तत्व होंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, तत्वों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन एक तत्व को फिर हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और किसी रूप में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं प्रायः गुणधर्मों में सभी करने को या कुछ प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो धातुओं के गुणधर्म ये दिए हुए हैं। ये चमकीली होती हैं, धातुएं हमारी क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसे सफ़ेद रंग या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। धातुओं में क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है। तो ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं। जैसे कि हमारा अगर इतना इतना मान लीजिए आपका सोना है। ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, खूब लंबी तार बना सकते हैं। ये क्या होता है, तन्यता का गुण। इसको जितना मन चाहे उतना लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है। और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आघात वर्धनीय होती हैं। इनको पीट कर क्या है, महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है। अगर ये हमारा कोई टुकड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पीट के लंबी चादरों के रूप में ढाल सकते हैं। ये क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। तो जैसे कि हमारा कोई अगर ये लोहा है, इस पे हम क्या करेंगे, आघात करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण है। ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा ये सब हमारे क्या है, धातुओं के उदाहरण हैं। इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है। पारा धातु होते हुए भी क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है। धातुएं हमारी अक्सर क्या होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा धातु है, ये क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है। ये एक्सेप्शन है। अधातुएं क्या होती हैं, अधातु